स्वागत है साथियों आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, ये जो है बुद्धि चैप्टर से सीडीपी सेक्शन का मॉक टेस्ट है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम में हमेशा यहाँ से 2 या 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के संदर्भ में यह कथन निम्न मनोवैज्ञानिकों में से किसका है? पिंटर का है या स्टर्न का है? तीसरा ऑप्शन है रायबर्न का है और चौथा ऑप्शन है कि कॉल्विन का है। यहाँ पे गलत से कॉल्विन लिखा गया है लेकिन कॉल्विन लिखाता है। तो यहाँ बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, कौन सा मनोवैज्ञानिक जो है बोले हैं कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो साथियों, रायबर्न ने बताया था क्या चीज़, कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं को समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, आप लोग भी बनाने का काम कीजिएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने यह बताया है कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है? केली एवं थर्स्टन, दूसरा ऑप्शन है वाइगोत्सुकी एवं पियाजे, और तीसरा ऑप्शन है वुडवर्थ एवं लेविन, और चौथा ऑप्शन है थॉर्नडाइक एवं स्किनर। तो यहाँ बताना है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक ने यह बताया है कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जरा आप लोग बताने का काम करें। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बताइए आप लोग। तो साथियों, क्या होगा बताइए, किसने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है? तो केली एवं थर्स्टन ने बताया था कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि बुद्धि के निर्माण के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहां बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। पहला, स्पीयरमैन ने बुद्धि को समान मानसिक योग्यता एवं विशिष्ट मानसिक योग्यता में बांटा है। तो हाँ साथियों, बांटा है जी एवं एस फैक्टर में, जिसको जी का मतलब होता है जनरल और एस का मतलब स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। तो स्पीयरमैन ने बांटा है। नेक्स्ट है, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया है, बताइए। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि सत्य नहीं है। तो एक कारक का सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने नहीं किया है। दूसरा, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन का एक भाग है। तो हाँ, ये है। तीसरा, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि आरवी कैटल ने तरल एवं ठोस बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो हाँ, किया है। यानी कि इसमें देखा जाए तो 3 सत्य है और 1 असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। वहीं आपको जवाब देना है कि कौन सत्य नहीं है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके स्क्रीन पे है, आप लोग भी बनाने का काम कीजिएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला कथन है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 भागों अर्थात सामाजिक, अमूर्त और मूर्त बुद्धि में विभाजित किया है। दूसरा कहा जा रहा है बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तीसरा कहा जा रहा है कि बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। और अब इस पर जो है ये 3 स्टेटमेंट के बाद ध्यान देना है। यहाँ कहा जा रहा है कि बुद्धि के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब आपको बताना है कथन 1 एवं 2 सही है, या कथन 2 एवं 3 सही है, या कथन 3 एवं 1 सही है, या उपयुक्त सभी। तो साथियों, इसका क्या जवाब होगा, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो आपको कथन पर विचार करना होगा। पहला कथन क्या था कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 भागों अर्थात सामाजिक, अमूर्त और मूर्त बुद्धि में विभाजित किया है। तो हाँ, किया है। तो यह भी सही है। दूसरा, बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो हाँ, पड़ता है।
वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ेगा, आपके माता पिता का भी प्रभाव पड़ेगा और आपके वातावरण का भी प्रभाव पड़ेगा। बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है, हाँ तो करती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका उपयुक्त सभी होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में है उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भी क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है, जरा आप लोग पढ़िए और बनाने का काम कीजिए। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा डीप। ध्यान रखिएगा, पहला कहा जा रहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर के बहुकारकीय होता है। तो हाँ होता है, बुद्धि बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। हाँ बिल्कुल, प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग बुद्धि होती है जो कि एक दूसरे से अलग होती है। तो ये भी सही है कथन। दूसरा कहा जा रहा है कि अस्थानिक बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने में किया जाता है। तो हाँ, अस्थानिक बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने में किया जाता है। तो यह भी कथन आपका सही है। नेक्स्ट कथन है कि गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आप सही बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है दिया गया है, ये आपको बताना है गार्डनर से संबंधित, यानी कि 9 प्रकार का बुद्धि का वर्णन किया है। तो ये भी सही है। अब हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन है केवल 1, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है केवल 3, तो ये भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट जवाब ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहां बताना है कि बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका गलत है। पहला कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने द्वारा सफल प्रयास किया गया, बताइए। दूसरा, वेसलर वैल्यू परीक्षण का निर्माण 10 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए किया गया था। तीसरा ऑप्शन दे रखा है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण 3 से 14 वर्ष तक के बालकों पर किया जाता है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है साथियों, आर्मी बिट्टा परीक्षण का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए नहीं किया जाता है। तो यहां बताना है, 4 स्टेटमेंट है और आपको बताना है कौन सा यहां पे असत्य है। तो साथियों पहला ऑप्शन जो है, कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने द्वारा सफल प्रयास किया गया। तो हाँ किया गया, सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने ही किया। तो ये तो सही है, लेकिन हमको गलत बताना है। दूसरा को देखेंगे, वेसुलर वैल्यू परीक्षण का निर्माण 10 से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए किया गया था। तो हाँ किया गया था, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण 3 से 14 वर्ष के बालकों पर किया जाता है। तो हाँ ऐसे बालकों पर किया जाता है, तो ये भी सही है। तो आपको गलत बताना है, असत्य बताना है। और चौथा कहा जा रहा है कि आर्मी बिट्टा परीक्षण जो है का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, आर्मी बिट्टा परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं किया जाता है। इस कारण एक कथन गलत है, असत्य है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, जो कि आईक्यू से है। कहा जा रहा है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। यहां आपको बताना है आईक्यू का सूत्र क्या होता है। आप लोग सब जानते हैं, जरा बताने का काम कीजिएगा। पहला ऑप्शन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कालानुक्रम आयु बटा मानसिक आयु गुने 100। दूसरा, मानसिक आयु बटा कालानुक्रम आयु गुने 150। तो 150 तो कभी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा है कालानुक्रम आयु बटा में मानसिक आयु गुने 200। 200 भी कभी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और चौथा ऑप्शन है मानसिक आयु बटा कालानुक्रम आयु गुने 100।
तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा जरा आप लोग बताने का काम करें। तो ऐसे तो देखा जाए मित्रों तो 150 का भी नहीं होता है तो ये तो गलत हो गया, 200 भी नहीं होता है तो ये भी गलत हो गया। बच्चा आपके पास 2 ऑप्शन, आप उसमें से आपको बताना है। जरा आप लोग जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो आईक्यू का सूत्र क्या होता है बताइए, मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज गुने 100, एम ए बटा सी ए गुने 100, यानी कि मानसिक आयु बटा कालानुक्रम आयु गुने 100। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर जो कि 8 है आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि वेसलर के बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 120 से 129 के बीच है तो वह होगा। तो यहां बताना है आपको वेसलर के बुद्धि लब्धि के अनुसार। अगर ये प्रश्न में पूछ रहा है कि वेसलर के अनुसार बताना है आपको, टर्मन के अनुसार नहीं बताना है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि 120 से 129 के बीच होता है तो क्या कहलाएगा, श्रेष्ठ बुद्धि वाला कहलाएगा, या सामान्य बुद्धि वाला बच्चा कहलाएगा, या क्षीण बुद्धि वाला बच्चा कहलाएगा, या मंद बुद्धि वाला बच्चा कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा जरा आप लोग बताने का काम करें। तो वेसलर के आईक्यू के अनुसार बुद्धि लब्धि के अनुसार 120 से जिस बालक का बुद्धि लब्धि 120 से 129 के बीच होगा वो बालक श्रेष्ठ बालक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, कहा जा रहा है कि आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण में सही नहीं है। अब यहां बताना है कि एक कौन सा परीक्षण है जो बालक के विकास के दृष्टिकोण हेतु सही नहीं है। पहला शैक्षिक मार्गदर्शन हेतु, दूसरा बताइए, तो शैक्षणिक मार्गदर्शन हेतु जो है ये तो सही है, लेकिन कहा जा रहा है कि सही नहीं है तो ये नहीं होगा, पहला तो कभी नहीं होगा। दूसरा बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, ऐसा नहीं। दूसरा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, तो क्या यह सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर 4 कहा जा रहा है कि बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा जरा आप लोग बताने का काम करें। तो साथियों बुद्धि परीक्षण का परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना ऐसा सही नहीं है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमजोर बालक है उस पर ध्यान नहीं दे और जो तीव्र बालक है श्रेष्ठ बालक है उस पर ध्यान दिया जाए। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष है, ठीक है, एवं उसका कालानुक्रम आयु 25 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धांक क्या होगा। अब यहां आपको बताना है उसका आईक्यू क्या होगा। तो अभी आप आईक्यू का सूत्र पढ़े थे, बताइए क्या होता है, मानसिक आयु बटा में कालानुक्रम आयु गुने 100। तो कीजिए मानसिक आयु क्या हो जाएगा आपको बताइए, 20 बटा 25 गुने 100। अब इसको निकालिए क्या होगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा, तो क्या हो गया 80 निकल के आ रहा है, यानी कि उसका बुद्धि लब्धांक क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 80 आपका देखिए किस ऑप्शन में है, तो 80 आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा है साथियों, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि सुमेलित नहीं है। पहला क्षीण बुद्धि जिसका 70 से 79 के बीच होता है, वैसे बालकों को क्षीण बुद्धि कहेंगे। सामान्य बुद्धि जो 90 से 109 के बीच में आता हो। उच्च सामान्य बुद्धि जो 110 से 109 के बीच आता हो, 110 से 119 के बीच आता हो। प्रतिभाशाली बुद्धि जो 160 या उससे ऊपर है। तो यहां बताना है कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है। तो जरा आप लोग बताएं इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा।
तो साथियों प्रतिभाशाली बुद्धि का जो है 160 या इससे ऊपर जो है एक गलत है, ये सुमेलित नहीं है, ये बाकी सब आपका सुमेलित है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है जिस बच्चा का बुद्धि लब्धि यानी कि IQ 90 से 110 के बीच रहेगा, वह बालक कौन सा बालक कहलाएगा? समान बुद्धि वाला कहलाएगा, या प्रखर बुद्धि वाला कहलाएगा, या उत्कृष्ट बुद्धि वाला कहलाएगा, या प्रतिभाशाली बुद्धि वाला कहलाएगा? तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, जरा आप लोग बताने का काम करें। बताइए, आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। तो साथियों 90 से 110 के बीच में जिसका बुद्धि रहता है, IQ रहता है, वो बच्चे समान बच्चे कहलाते हैं, समान बुद्धि वाले बच्चे कहलाते हैं। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, यानी कि सामान्य बुद्धि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किया गया है, पहला सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, दूसरा लोगों के स्थान पर जानवरों को, तीसरा पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, और चौथा वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, जरा आप लोग बताने का काम करें। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित क्या किया गया है, जरा आप लोग बताइए क्या होगा जवाब। तो बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण जो है 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के लिए जब निर्मित किया गया है, तो इस प्रशिक्षण में कार्ड में मनुष्यों की जगह विभिन्न प्रकार के जानवरों को दर्शाया गया है, ताकि वे अधिक से अधिक सीख सके। समझे? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, लोगों के स्थान पर जानवरों को। ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोगों के स्थान पर जानवरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? स्टर्न है, या बिने है, या टर्मन है, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जरा आप लोग बताने का काम करें। इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके स्क्रीन पे है, बताइए साथियों, जवाब दीजिए आप लोग। तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? टर्मन है। इसका राइट जवाब टर्मन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो बहुकारक सिद्धांत कौन दिया था, बताइए आप लोग। मैकडूगल दिए थे, या टर्मन दिए थे, या थॉर्नडाइक दिया था, या बर्ट दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था, जरा आप लोग बताएं, इसका कमेंट करें, इस क्वेश्चन को बताएं, आंसर दें। तो बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, इसका राइट आंसर थॉर्नडाइक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा कालानुक्रम आयु जो है 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? अब यहां उसकी IQ निकालना है, तो आप लोग बताइए, IQ का फॉर्मूला डालिए और निकालिए, क्या होगा बताइए। कालानुक्रम आयु बटा में मानसिक आयु गुणे 100, तो बताइए क्या होगा। 12 बटे 10 गुणे 100 क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो क्या आएगा 120। तो इस बच्चे की जो है बुद्धि लब्धि 120 होगी, यानी कि इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्विखंड के बारे में कौन बताया? समान बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि के बारे में स्पीयरमैन ने बताया, या थ्रस्टन ने बताया, या गिलफोर्ड ने बताया, या गिने ने बताया? तो कौन बताया था, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो द्विखंड सिद्धांत कौन दिया था? तो स्पीयरमैन दिया था। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। G एवं S फैक्टर, G का मतलब जनरल और S का मतलब स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि हवार्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो किसको छोड़कर, एक को छोड़कर बताए गए हैं, वो यहां बताना है आपको। भाषा को छोड़कर, या सृजनात्मकता को छोड़कर के, इंग्लिश में सृजनात्मकता को क्रिएटिविटी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा अंतर्वैयक्तिक कौशल को छोड़कर, या अंतःव्यक्तिगत कौशल को छोड़कर।
तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा जरा आप लोग बताने का काम करें। तो हॉवार्ड गार्डनर द्वारा एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो किसको छोड़ करके? तो हॉवार्ड गार्डनर ने एक को छोड़ दिया है, क्रिएटिविटी को, यानी कि सृजनात्मकता को। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, सृजनात्मकता। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है कि गार्डनर ने 9 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? अब जो है 9 प्रकार के बारे में, बुद्धि के बारे में जो बताया, वो कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा। पहला स्थान संबंधी अभियोग्यता, दूसरा भावनात्मक अभियोग्यता, तीसरा अंतर व्यक्तिगत अभियोग्यता, या चौथा भाषात्मक अभियोग्यता। तो कौन जो है नहीं है, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो हॉवार्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत 9 प्रकार की बुद्धि को बताया गया है, जैसे कि भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि इत्यादि। ये सब जो इसी प्रकार के बुद्धि है। गार्डनर ने भावनात्मक अभियोग्यता के बारे में नहीं बताया है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? भावनात्मक अभियोग्यता, ऑप्शन नंबर 2। इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए साथियों। कहा जा रहा है कि अभियोग्यता के संबंध में कौन सा कथन, संबंध में सही कथन क्या है? अभियोग्यता यानी कि बुद्धि के बारे में, समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, या सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, या संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा जरा आप लोग बताने का काम करें। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग दें। तो अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? तो ये सब सही है। समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम भी बुद्धि है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि बुद्धि का कौन सा कारक जी, और जी का मतलब समान और एस का मतलब विशिष्ट की उपस्थिति का समर्थन करता है? नियम प्रतिकूल का सिद्धांत, या गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत, या स्पीयरमैन का द्विखंड का सिद्धांत, या वर्नोन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो कौन जो है दोनों फैक्टर का जो है उपस्थिति का समर्थन करता है? कौन सा सिद्धांत यहां बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा जरा आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए। तो साथियों बताइए, स्पीयरमैन का जो है द्विखंड का सिद्धांत इस दोनों फैक्टर को समर्थन करता है, बाकी आपका कोई समर्थन नहीं करता है। तो इसका राइट जवाब स्पीयरमैन हो जाएगा का द्विखंड सिद्धांत, जिन्होंने जी और एस फैक्टर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़िए और बनाने का काम कीजिए। कहा जा रहा है कि रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। दोनों का जो है बुद्धि IQ 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या हो? अब यहां बताना है, उसी फार्मूला का यूज करना है जो फार्मूला आपको मैंने बताया। IQ का फार्मूला यूज कीजिए और इसका बनाइए। तो IQ बराबर क्या होगा? मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणे 100। लेकिन ध्यान रखिएगा, अंकिता की आयु 12 वर्ष है और रमेश अंकिता से 2 वर्ष छोटा है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बताइए यहां के IQ का फार्मूला डालिएगा तो क्या होगा बताइए, निकालिए और जवाब दीजिए। तो देखिए, रमेश की वास्तविक आयु बराबर अंकिता की आयु माइनस 2 वर्ष, ठीक है। तो रमेश की जो है वास्तविक आयु कब होगा? जो अंकिता की जो है आयु में से आप 2 वर्ष घटा लेंगे तो बुद्धि लब्धि यहां निकालेंगे तो कितना आएगा जरा बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। तो साथियों, बुद्धि लब्धि गुणे वास्तविक आयु बटा 100 यानी कि क्या हो जाएगा इसका बताइए, 12 निकालिएगा तो 12 बटा 1 गुना 1 यानी कि इसको कटाइएगा तो आपको 12 वर्ष आएगा। तो रमेश की आयु 12 वर्ष होगी। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है
कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैध कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश डैश से प्रभावित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्रभावित है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रभावित है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, या वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से प्रभावित है। तो ये शिक्षिका महोदय किसके सिद्धांत से प्रभावित है, जरा आप लोग बताने का काम करें। इसका क्या जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, बताइए। तो शिक्षिका महोदय के द्वारा किस सिद्धांत का जो है ज्यादा उससे प्रभावित है, तो इस प्रकार का वो काम कर रही है, तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। इसलिए वो अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधपूर्ण कार्यों को उपयोग करती है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से शिक्षिका महोदय प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, मध्यम से संबंधित होते हैं, कम से कम संबंधित होते हैं, या पूर्ण होते हैं, या उच्च होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो साथियों, बुद्धि लब्धांक बुद्धि मापन की एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को एक दूसरे से अलग करती है। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक जो है निष्पादन से संबंधित होता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, जरा आप लोग बताइए। हम तो हिंट्स दे दिए, तो इसका उच्च होगा ऑप्शन नंबर 4। कहा जा रहा है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो इस प्रकार की बुद्धि क्या कहलाएगी, जरा आप लोग बताइए। तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाएगी, या प्राकृतिक बुद्धि कहलाएगी, या भाषिक बुद्धि कहलाएगी, या अस्थानिक बुद्धि कहलाएगी। तो इस प्रकार की बुद्धि को कौन सा बुद्धि कहते हैं, जरा आप लोग बताएं। इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जिसमें पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों की पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता होता है, वैसे व्यक्ति में प्राकृतिक बुद्धि अधिक पाया जाता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग जो है प्रतिभा संपन्न होते हैं, और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश डैश के प्रति स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो ये किन के सिद्धांत पर आधारित है, जरा आप लोग बताने का काम करें। बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं के सिद्धांत पर आधारित है, बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर आधारित है, बुद्धि के वृद्धि सिद्धांत पर आधारित है, या बुद्धि के लैंगिक विभिन्नताओं के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, जरा आप लोग बताएं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, लेकिन बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। तो यह कथन डैश डैश के प्रति स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो किसके सिद्धांत पर आधारित है, जरा आप लोग बताएं। तो बुद्धि का वितरण प्रत्येक व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता है। इस आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। बुद्धि लब्धि के आधार पर हम व्यक्तियों का विभाजन प्रतिभा संपन्न, औसत एवं औसत के नीचे इत्यादि वर्गों में करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत पर आधारित होगा, जरा बताएं। इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। तो ये बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा साथियों, बुद्धि के वितरण सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। कोई 16 वर्ष का बच्चा है, वो जो है बुद्धि लब्धि में 75 अंक प्राप्त करता है। ध्यानपूर्वक सुनिए क्वेश्चन को। उसकी मानसिक आयु यहाँ पे निकालना है। तो क्या होगा उसकी मानसिक आयु, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो वही फॉर्मूला डालिए आप फिर यहाँ पे। तो IQ का फॉर्मूला डालिएगा तो क्या होगा, लेकिन उसका IQ दिया हुआ है। IQ बराबर क्या होता है बताइए। IQ दिया हुआ है तो हम लिख देते हैं IQ बराबर 75 दिया हुआ है ना। तो 75 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, मानसिक आयु बटा में कालानुक्रम आयु। ठीक है, तो जो है हमको उसको मानसिक आयु निकालना है, तो मानसिक आयु छोड़ देते हैं, बटा में क्या करते हैं, उसका कालानुक्रम आयु कितना है 16 वर्ष है। ठीक है ना, तो 16 वर्ष, ठीक है ना, गुणे 100। अब इस तरह इसको निकाल लीजिए आप।
निकालिएगा तो क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा? 75 गुने 16 बट्टे में 100। अब कटाइए, आप कटाइएगा तो क्या निकलेगा बताइए? 3 4 हो जाएगा 4, यानी कि आपका उसका मानसिक आयु 12 वर्ष आ रहा है। तो इस बच्चे का जो है मानसिक आयु 12 वर्ष होगा मित्रों। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, 12 वर्ष। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, किसके सिवाय भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि के संबंधित नहीं है। दूसरा, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समूह है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तीसरा, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। चौथा, विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ बताना है क्वेश्चन में कि बुद्धि जो है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है, लेकिन किसके सिवा निहितार्थ देता है भाई? तो ऐसे क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समूह है जिसका उपयोग व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, लेकिन बहुबुद्धि सिद्धांत निहितार्थ देता है इसके सिवाय। किसके सिवाय बताइए आप लोग? इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समूह तो है जिसका उपयोग व्यक्ति जो है एक समस्या समाधान के लिए किया जाता है, लेकिन इसके सिवाय। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजनाओं में व्यापक शब्द डैश डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। पहला, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के द्वारा समर्थित किया जाता है। ये दूसरा, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत के द्वारा समर्थन किया जाता है। तीसरा, बहुबुद्धि सिद्धांत के द्वारा समर्थन किया जाता है। चौथा, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, जरा आप लोग साथियों बताएं, कमेंट करें। इसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। कहा जा रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो किसके द्वारा समर्थित किया जाता है, जरा आप लोग जवाब दें। तो जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना के संदर्भ में बुद्धि का जो त्रियामी सिद्धांत दिया, जिसके अंतर्गत संज्ञान, स्मृति, मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन पर बल दिया गया है। तो व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द का समर्थन नहीं किया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए? जेपी गिलफोर्ड बुद्धि संरचना का सिद्धांत इन्होंने नहीं किया। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कहा जा रहा है कि रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश डैश परीक्षण का उदाहरण है। तो रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किसका उदाहरण है? असमूह बुद्धि लब्धांक का उदाहरण है, या व्यक्तित्व का उदाहरण है, या मौखिक बुद्धि लब्धांक का उदाहरण है, या सांस्कृतिक बुद्धि लब्धांक का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हम इस क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट क्लास में देंगे। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप अपने सारे ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, ताकि आपके साथी भी देख सके। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।